राजस्थान की पुलिस तो बजरी की ट्रॉली और बजरी की गाड़ियां गिनने में व्यस्त है। राजस्थान के जो इनके एमएलए हैं वो बजरी की गाड़ियां निकालने में व्यस्त हैं। कल परसों वो वीडियो आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री तो घी की पूड़ी खाने में व्यस्त है, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो सुबह उठते हैं, घी की पूड़ी पैक कर दो, हेलीकॉप्टर तैयार कर दो और पर्ची दे दो क्या बोलना है। उसके अलावा उनको कुछ ध्यान नहीं है। मुझसे पूछने से बेहतर होगा कि आप बीजेपी के आम कार्यकर्ता से पूछे जिनको लगता है कि उनकी सरकार है। आज इस राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रताड़ित और दुखी और उपेक्षित कोई महसूस कर रहा ना तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि इन्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो वोट चोरी करके राज लाते हैं, अधिकारियों से राज चलवाते हैं। इनको कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित वो है। हम तो ये बात करके संतुष्ट कर लेंगे कि कोई बात नहीं, हमारा राज आएगा। जनता में एक एक आदमी, एक एक वर्ग परेशान है। अगर इन्होंने नरेगा के साथ ही कुठाराघात कर दिया, लोग लठ लेके गांव में इनके पीछे पड़ेंगे। इसी गर्मियों में बता रहा हूं मैं आपको, ये गर्मियों में मई जून के महीने में, मई के महीने में 20 से 25 मई में कोई बीजेपी का एमएलए गांव में जाके बता देना इस नए नरेगा कानून आने के बाद में। ये चैलेंज है। और गांव वाले ठोक के उनकी बिंदोरी नहीं निकाले ना, मेरा नाम बदल देना। क्योंकि जब ये इन पदों से हटेंगे तो इस पद पर रहकर इन्होंने जो कर्मकांड किए हैं, इस देश की जो बर्बादी इन्होंने करी है, जब वो देश के सामने आएगा और इनके काले चिट्टे खुलेंगे, ये आज नहीं तो कल खुलेगा। और उस दिन के बाद में लोगों को शर्म आएगी कि इस नाम के कोई व्यक्ति भी थे इस देश में। एक मुख्यमंत्री जिनके पास में खुद होम का चार्ज है, उनका ये कहना कि राजस्थान में आकर दूसरे प्रदेशों की पुलिस कार्रवाई कर जाती है, हमको पता ही नहीं लगता। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री कभी मिल नहीं सकता। और हालांकि इनकी गलती भी नहीं है, ये तो शायद कहीं गए भी नहीं होंगे ये कहने कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। गलती तो उन लोगों की जिन्होंने इनको बनाया। कि बड़े अधिकारी कई बार ऐसी कोशिश करते थे अथॉरिटी को चैलेंज करने की, उसमें इंट्रूड करने की, लेकिन हमने कभी होने नहीं दिया। कांग्रेस के नेता जन भावना के साथ में राज करते हैं, किसी के गुलाम नहीं है। जनता वोट देती है तो जनता का काम होना चाहिए, सही नीति बननी चाहिए, नीति निर्धारण जमीन तक पहुंचना चाहिए, आम आदमी को नीतियों का फायदा मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करना नेताओं का काम है और अधिकारियों का काम भी है। और तो उनको खींच के उनसे काम करवाते थे। आज इनकी तो बाहर ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कोई बाबूजी, जैसे अधिकारी तो मालिक हैं और ये नौकर हैं। ये तो इनके हालात हैं। मंत्री तो 1.5 साल, शुरुआत में 2 साल तक पीए नहीं लगा पाए अपने। ये तो इनके हालात हैं। ये कोई नेता है क्या? एयरपोर्ट और पोर्ट की सरकारी नौकरियां तो गई सही, क्योंकि वो तो अदानी के पास चले गए। फिर ये क्या नाम से निर्मला सीतारमण जी ये कह रही हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने का समय आ गया है। जब बैंकों की नौकरियां नहीं रहेंगी, जब एयरपोर्ट की नौकरियां नहीं रहेंगी, जब पोर्ट की नौकरियां नहीं रहेंगी, जब रेलवे की नौकरियां नहीं रहेंगी, जब आर्मी की नौकरियां नहीं रहेंगी, जब पुलिस की नौकरी नहीं रहेगी, जब क्या नाम से बिजली विभाग की नौकरी नहीं रहेगी, तो आरक्षण कहाँ रहेगा? आरक्षण का फायदा कहाँ? आरक्षित वर्ग इसका फायदा कैसे लेंगे? ये तो सबका प्राइवेटाइजेशन करके फ्री करना चाहते हैं। तभी तो कह रहे हैं आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में। राहुल जी क्यों कह रहे हैं? क्यों ये ऐसे कान नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हैं, ये घुमा के। वहीं इनकी जो मानसिकता वही है कि जो लोग देश की आरक्षण की व्यवस्थाओं से, संविधान के हिसाब से आगे बढ़ गए हैं, उनको वापस पीछे धकेलो। इनकी ये मानसिकता है। इनसे हमें उम्मीद नहीं है। हमारा टाइम आ रहा है, 2-2.5 साल में चुनाव होंगे, मजबूती से लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा और छोटी मोटी समस्याएं जो 20-30% रह गई हैं वो हम समाधान करा लेंगे। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार, मैं तुषार गौतम, आप देख रहे हैं एनबीएन टीवी। मेरे साथ हैं विधायक अशोक चांदना जी। परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि परिचय बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव खुद भी जीतते हैं, दूसरों को भी जितवाते रहते हैं हमेशा, लेकिन 3 बार के कंटिन्यू एमएलए हैं। इनसे बढ़िया और कौन जानता होगा कि सरकार में किस तरह से कामकाज हो रहा है। तो पहला मेरा सवाल आपसे चांदना जी, इस बार बीजेपी की सरकार है, 2023 से 2 साल 1 महीना हो गया है, कैसे देखते हैं? आपने वो दौर देखा है कि आपको 2 बार बीजेपी सरकार में आप एमएलए रहे, एक सरकार में आप कांग्रेस की सरकार में, अपनी सरकार में एमएलए रहे, उसमें मंत्री भी रहे, कैसे कामकाज को देखते हैं? देखिए, पूरी तरीके से फेल सरकार है। एक मुख्यमंत्री जिनके पास में खुद होम का चार्ज है, उनका ये कहना कि राजस्थान में आकर दूसरे प्रदेशों की पुलिस कार्रवाई कर जाती है, हमको पता ही नहीं लगता। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री कभी मिल नहीं सकता। और हालांकि इनकी गलती भी नहीं है। ये तो शायद कहीं गए भी नहीं होंगे ये कहने कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। गलती तो उन लोगों की जिन्होंने इनको बनाया।
राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। 2 साल में इस राजस्थान की जनता को पुलिस और प्रशासन की जो व्यवस्था फेल हुई है उससे अब बहुत लोग परेशान हैं। आज चुनाव करा ले तो 170 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी। ये हालात है प्रदेश में। चांदना जी, सरकार कह रही है अपने काम गिनाने जा रही है हर विधानसभा में, और अपने विधायकों को कहती है कि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इतने काम किए हैं, अपन ऐतिहासिक काम किए हैं जो कांग्रेस ने 5 साल में भी नहीं किए, हमने 2 साल में किए। ऐसे वाक्य को आप कैसे देखते हैं, इस सेंटेंस को? नहीं, खुले मंच पर आ जाए। एक भी योजना, रोजगार गारंटी, नरेगा की टक्कर की इनकी भारत सरकार बता दे। प्रदेश में चिरंजीवी योजना जो गहलोत साहब के समय में, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में लागू हुई हेल्थ के लिए, राइट टू हेल्थ, उसके मुकाबले की एक योजना ये बताते हैं, ये कहेंगे जो मैं करूंगा। सरकार जितनी भी योजनाओं के नाम परिवर्तन कर रही है, अब तो इतने पर आबरू हो गई है कि संविधान बदलने की बारी आ गई है, उसमें संशोधन कर रही है योजनाओं में। अभी हाल ही में जो मनरेगा, जो पूरी दुनिया जानती है मनरेगा को, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब मनरेगा को एग्जीक्यूट किया, तब अमेरिका से, ब्रिटेन से तमाम वहां के डेलीगेशन आए कि हिंदुस्तान में जो मनरेगा चल रही है ये हमारे देश में भी चलनी चाहिए। लेकिन अब उसी योजना पर कुठाराघात कर रही है, नाम बदल दिया, नाम के साथ साथ पूरा मसौदा बदल दिया। इसको कैसे देखते हैं? केवल नाम नहीं बदला है, नाम केवल नाम बदलते ना, वहां तक तो हम झेल जाते हैं, लेकिन ये पूरी योजना का चरित्र और चेहरा ही बदल दिया। इसके नियम बदल दिए। जो नए नियम आए हैं, 40-60 रेशियो जो आया है, जहां 100% भारत सरकार भुगतान करती थी, अब 40% स्टेट एडवांस भुगतान करेगा, जब जाके योजना सैंक्शन होगी। इस प्रकार से नरेगा को मारने का प्लान भारत सरकार ने बना लिया है। लेकिन आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, जन जागरण अभियान चलाएंगे, जनता को जगाएंगे और इनको बताएंगे इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। किसान बिल जो इन्होंने लागू किए, उसी प्रकार से नरेगा का बिल भी इनको वापस लेना पड़ेगा। वोट चोरी वाले मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से एसआईआर का इन्होंने सगुफा चलाया है, नाम काटने की, नाम जोड़ने की जो इन्होंने चला है, बिहार में भी उसका कुछ नजर आया है। इसको कैसे देखते हैं कि लोकतंत्र के ऊपर, डेमोक्रेसी में? बिहार में 70 लाख वोट काट दिए और 10-20 लाख अपनी मर्जी से जोड़ दिए, और हो जाने के बाद में लोगों को बताया कि ये हो गया है। आज की तारीख में वोट चोरी का जो प्रकरण है उसको राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने एक्सपोज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सपोज कर दिया है। आज इलेक्शन कमीशन की जो पहले एक हैसियत होती थी, लोगों में एक छवि होती थी, वो छवि पूरी धुलमिल हो गई है। इन लोगों को जरूरत है कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए, उन सवालों का तथ्यों के साथ में जवाब दें। इनका क्या कहना है उसके ऊपर? हाल ही में अरावली पर्वतमाला को लेके जिस तरह से जीर्ण शीर्ण करने की बात चल रही थी कि जो 100 मीटर से नीची पहाड़ी है उसको अरावली नहीं माना जाएगा, उसको काट दिया जाएगा, किसी और के हवाले कर दिया जाएगा। आप इससे ज्यादा बेहतरीन समझते हैं क्योंकि आप माइनिंग के सेक्टर में भी हैं, उद्योगपति हैं। इस पर आप बता सकते हैं कि सरकार का कैसा फैसला था? विड्रॉ जरूर हुए सुप्रीम कोर्ट के वाले फैसले पे, कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? कैसे देखते हैं? एक तरफ सरकार एक पेड़ माँ के नाम ऐसे बात करती है, और हाँ, इनका असली चेहरा तो यही है, एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अदानी के नाम। ये तो इनका असली चेहरा है। देश के पोर्ट अदानी को दे दिए, देश के एयरपोर्ट अदानी को दे दिए, देश की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री अंबानी जी को दे दी। देश का जितना साधन संसाधन है ये अदानी अंबानी को देना चाहते हैं। उसी राह में अरावली में जितने मिनरल निकल रहे हैं उनको भी ये उनकी मोनोपोली, मेजर मिनरल में डाल के उनकी मोनोपोली करके पूरी दुनिया में उनको एक छत्र करके अरावली के साथ, आने वाली पीढ़ियों की सांसों के साथ, पर्यावरण के साथ बहुत बड़ा धोखा करने के लिए ये लोग तैयार हैं। मैं समझता हूं कि ये तो जनता उठकर खड़ी हो गई, तो ये बैकफुट पर आ गए। इस 1 महीने के अंदर भी इन्होंने कितना गड़बड़ जाला किया है, ये आने वाले समय में अब पता लगा कि इस 1 महीने के अंदर इन्होंने अरावली में कितनी लीजें अलॉट कर दी। तब जाके इनकी असली मानसिकता देश की जनता के सामने आएगी। हालांकि सब जान रहे हैं वोट चोरी भी ये लोग करते हैं। अरावली भी बेच दी, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया। देश का वित्त मंत्री कहता है कि अब बैंकों का भी निजीकरण करने का समय आ गया है। तो मुझे लगता है कि फिर इस देश का नाम ही भारत और इंडिया हटा के अदानी अंबानी का देश कर दें। मोदी जी और अमित शाह तो इनके दोनों के जो है एजेंट हैं इस देश के अंदर। एजेंट मानते हैं अमित शाह ने? तय है, एजेंट ही हैं। यही बात जो है कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं। अमेरिका के सामने इनकी आवाज नहीं निकलती। पहला प्रधानमंत्री है जिनकी अमेरिका के सामने आवाज नहीं निकलती। नहीं तो कांग्रेस की
जो टाइग्रेस इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने तो अमेरिका के राष्ट्रपति को उल्टा जवाब दिया था। उनको कहा था कि हम आपके साथी हो सकते हैं लेकिन हम आपके गुलाम नहीं, आपको बता देंगे। उनको ठीक कर दिया था। मुख्यमंत्री भजनलाल जी कल एक एसपी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और कल अमित शाह आने वाले हैं उसी को संबोधित करने, और भाषण में ये बोलते हैं कि राजस्थान की पुलिस, अभी आपने भी जिक्र किया कि राजस्थान की पुलिस को ये पता नहीं है कि महाराष्ट्र और गुजरात की पुलिस कब कार्रवाई कर जाती है। तो क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था लचर है? खुद गृह मंत्री हैं मुख्यमंत्री, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को आप? राजस्थान की पुलिस तो बजरी की ट्रॉली और बजरी की गाड़ियां गिनने में व्यस्त है। राजस्थान के जो इनके एमएलए हैं वो बजरी की गाड़ियां निकालने में व्यस्त हैं। कल परसों वो वीडियो आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री तो घी की पूड़ी खाने में व्यस्त है, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो सुबह उठते हैं, घी की पूड़ी पैक कर दो, हेलीकॉप्टर तैयार कर दो और पर्ची दे दो क्या बोलना है। उसके अलावा उनको कुछ ध्यान नहीं है। आज तक किसी मुख्यमंत्री का सीएम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी बिना रिटायर हुए उनको भी जो है दिल्ली बुला लिया गया। इससे बड़ा अपमान किसी मुख्यमंत्री का हो नहीं सकता, इससे बड़ी जलालत किसी की कार्यशैली की हो नहीं सकती। विधानसभा में आप गरियाते हैं और अब तो सत्ता पक्ष वाले भी कहने लगे हैं कि राजस्थान सरकार में अफसरशाही हावी हो गई। क्या आपको लगता है कि अफसरशाही वास्तव में हावी है राजस्थान में? मुझसे पूछने से बेहतर होगा कि आप बीजेपी के आम कार्यकर्ता से पूछे जिनको लगता है कि उनकी सरकार है। आज इस राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रताड़ित और दुखी और उपेक्षित कोई महसूस कर रहा ना तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि इन्हें उसकी जरूरत ही नहीं। ये तो वोट चोरी करके राज लाते हैं, अधिकारियों से राज चलवाते हैं। इनको कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित वो है। हम तो ये बात करके संतुष्ट कर लेंगे कि कोई बात नहीं, हमारा राज आएगा। चांदना जी, आपकी सरकार के अंदर भी अफसरों को आपने काफी टाइट किया हुआ था। मतलब कोई काम नहीं होता था तो आप जरूरत पड़ती थी तो उनको मतलब अपनी आवाज से उनको कहते थे कि काम करिएगा। लेकिन इस सरकार में क्या है जो संगठन और अफसर के बीच में, जो सरकार और अफसरशाही के बीच में बन नहीं पा रही? कारण क्या है? उसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे समय में भी ऐसा नहीं है कि बड़े अधिकारी कई बार ऐसी कोशिश करते थे अथॉरिटी को चैलेंज करने की, उसमें इंट्रूड करने की, लेकिन हमने कभी होने नहीं दिया। कांग्रेस के नेता जन भावना के साथ में राज करते हैं, किसी के गुलाम नहीं है। जनता वोट देती है तो जनता का काम होना चाहिए, सही नीति बननी चाहिए, नीति निर्धारण जमीन तक पहुंचना चाहिए, आम आदमी को नीतियों का फायदा मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करना नेताओं का काम है और अधिकारियों का काम भी है, और तो उनको खींच के उनसे काम करवाते थे। आज इनकी तो बाहर ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कोई बाबूजी, जैसे अधिकारी तो मालिक हैं और ये नौकर हैं। ये तो इनके हालात हैं। मंत्री तो 1.5 साल, शुरुआत में 2 साल तक पीए नहीं लगा पाए अपने। ये तो इनके हालात हैं। ये कोई नेता है क्या? खेल मंत्री रहे हैं, आपने राजस्थान में एक नया आगाज किया था, सब जगह आपने खेल को आगे प्रमोट किया। अभी राजस्थान सरकार भी आप ही की कदमों पे चल रही थी, लेकिन कुर्सियां खाली नजर आई। सब जगह सिर्फ एक एजेंडा और सिर्फ एक होर्डिंग्स में नजर आया, कई जगह कुर्सियां खाली नहीं। इसको कैसे देखते हैं? ये तो बड़ा दुख होता है। जब राज्यवर्धन सिंह जी बने थे तो क्योंकि वो खुद ओलंपिक मेडलिस्ट हैं तो एक सम्मान मेरे दिल में एक मेडलिस्ट के रूप में उनका था। मुझे लगा कि राजस्थान में खेलों को अब हम जिस स्टेज पर लाकर छोड़कर गए हैं यहाँ से भी आगे कहीं खेल बढ़ेगा। लेकिन आज देखते हैं तो कुर्सियां खाली हो गई है, खेल बर्बाद हो गए, आउट ऑफ टर्न नौकरियां खिलाड़ियों को मिल नहीं रही हैं। ग्रामीण ओलंपिक जैसे जिसमें लाखों बहन बेटियां पार्टिसिपेट करती थी, गांव के लोग आनंद लेते थे, स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे थे, ऐसे आयोजन इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो मुझे तो लगता है कि जैसे राहुल जी प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, तो ये राजस्थान में सूट बूट का खेल मंत्री है और कुछ भी नहीं है। खेलों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। युवा महोत्सव हुआ, उसमें गए नहीं। कितने बच्चे इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम तैयार करते हैं, अपनी प्रतिभा का जो है वो प्रदर्शन करते हैं। अब वो बच्चे कितने हताश हुए होंगे। जो विभाग के कर्मचारी कई दिनों तक मेहनत करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उनके करवाते हैं, फिर एक आयोजन होता है युवा महोत्सव जो है, वो इतने बड़े आयोजन के अंदर प्रदेश के वो नहीं गए। कितने लोग हताशा हुए होंगे, कितने बच्चे हताश हुए होंगे। मुझे लगता है कि ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम उनको नहीं करना चाहिए। सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? इस सरकार टेस्ट है 10 नंबर उल्टा इनसे लेना चाहिए। 10 में से तो नंबर दे ही नहीं सकते, इनसे उल्टे 10 नंबर इनके खोस लेने चाहिए। इनकी तो हालात ही है। जनता में एक एक आदमी, एक एक वर्ग परेशान है। अगर इन्होंने नरेगा के साथ ही कुठाराघात कर दिया, लोग लठ लेके गांव में इनके पीछे पड़ेंगे। इसी गर्मियों में बता रहा हूं मैं आपको, ये गर्मियां
ये गर्मियों में मई जून के महीने में, मई के महीने में 20 से 25 मई में कोई बीजेपी का एमएलए गांव में जाके बता देना, इस नए नरेगा कानून आने के बाद में ये चैलेंज है, और गांव वाले ठोक के उनकी बिंदोरी नहीं निकाले ना, मेरा नाम बदल देना। इस सरकार का एक अच्छा मंत्री और खराब मंत्री कौन? एक अच्छा मंत्री बता दीजिए, खराब मंत्री कौन? नहीं, खराब तो पूरी सरकार ही खराब है। जिन लोगों का जमीर मर गया हो, जिनका धर्म मर गया हो, जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार जो लोग करते हैं उनका साथ देते हो, उनके साथ खड़े हों, जो लोग, आप देखिए ये जो रेप पीड़िता के साथ जो इन्होंने किया, उस बलात्कारी के साथ में ये पार्टी खड़ी है, इनका जमीर मर गया है। इसके मैं समझता हूं कि जनता पहचान तो चुकी है, लेकिन अभी कंफ्यूज है कि इनका करें क्या, क्योंकि अब तो वोट चोरी करके खुद बन जाते हैं, अब वोट दे रहे हैं तो भी इनके खिलाफ नहीं जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कुछ बदलाव का कदम उठाएगी जनता आने वाले समय में, मुझे लगता है। अभी आप कह रहे थे कि कोई भी नया बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम दुर्योधन रावण तो नहीं रखेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नहीं रखेंगे, ये किस परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि जब ये इन पदों से हटेंगे तो इस पद पर रहकर इन्होंने जो कर्मकांड किए हैं, इस देश की जो बर्बादी इन्होंने करी है, जब वो देश के सामने आएगा, इनके काले चिट्टे खुलेंगे, ये आज नहीं तो कल खुलेगा, और उस दिन के बाद में लोगों को शर्म आएगी कि इस नाम के कोई व्यक्ति भी थे इस देश में। फिर भी एक अपन अब एक सवाल है कि डेमोक्रेसी को आप कैसे देखते हैं, एक युवाओं को संदेश, क्योंकि युवा हैं और युवाओं के बीच में आपकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, इसको कैसे देखते हैं कि एक भाषा में और डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? वोट चोरी होने के बाद डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है। राहुल जी इनको एक्सपोज कर चुके हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ेगा, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेगा, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़ेगा, और आखिरी सांस तक लड़ेगा। राजस्थान के युवाओं के पास नौकरी नहीं है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नौकरी पाइपलाइन में है, इतनी नौकरियां, और युवा दर दर भटक रहे हैं, कभी शहीद स्मारक पर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो चयनित विद्यार्थी उनको भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप युवा हैं, आप बेहतरीन समझ सकते होंगे क्योंकि आपके पास भी युवा काफी आते हैं। देखिए, आर्मी का अग्निवीरकरण हो गया, ये बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने की मानसिकता रखते हैं, एयरपोर्ट और पोर्ट की सरकारी नौकरियां तो गई सही, क्योंकि वो तो अदानी के पास चले गए। फिर ये क्या नाम से निर्मला सीतारमन जी ये कह रही हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने का समय आ गया है। जब बैंकों की नौकरियां नहीं रहेंगी, जब एयरपोर्ट की नौकरियां नहीं रहेंगी, जब पोर्ट की नौकरियां नहीं रहेंगी, जब रेलवे की नौकरियां नहीं रहेंगी, जब आर्मी की नौकरियां नहीं रहेंगी, जब पुलिस की नौकरी नहीं रहेगी, जब क्या नाम से बिजली विभाग की नौकरी नहीं रहेगी, तो आरक्षण कहाँ रहेगा? आरक्षण का फायदा कहाँ, आरक्षित वर्ग इसका फायदा कैसे लेंगे? ये तो सबका प्राइवेटाइजेशन करके फ्री करना चाहते हैं। तभी तो कह रहे हैं आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में। राहुल जी क्यों कह रहे हैं? क्यों ये ऐसे कान नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हैं, ये घुमा के वहीं। इनकी जो मानसिकता है, मानसिकता वही है कि जो लोग देश की आरक्षण की व्यवस्थाओं से, संविधान के हिसाब से आगे बढ़ गए हैं, उनको वापस पीछे धकेलो। इनकी मानसिकता के अंदर है। हिंडोली काफी ग्रीनरी एरिया है, वहां पर एग्रीकल्चर लैंड है काफी अच्छी। इस बार राजस्थान में खूब बारिश हुई, कई जगह ऐसे मुद्दे सुनने को मिल रहे हैं कि जहां मुआवजा जिनको मिलना था उनको तो नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए तो उनको मिल गया। आपके उधर भी ऐसा हुआ है किसानों के साथ खराबे की फसल? हमने तो आंदोलन किया था, हमारी तो दोनों तहसीलों में 100% खराबा बताया गया, पूरा एक एक किसान को मुआवजा मिलेगा। लड़ाई हम तो लड़ते हैं सड़कों पर, इंडोली नैना दोनों तहसीलों में 100% खराबा है, और बताया भी गया है। और एक एक खातेदार को जो है आपदा राहत से जो गवर्नमेंट के नियम है उसके तहत हमारे मिलेगा, क्योंकि हमने आंदोलन किया था। उस आंदोलन के जस्ट सड़कों पर आपको उतरना पड़ा, तब उतरे थे हम तो 8-10 हजार लोग लेकर सड़कों पे जाके बैठे थे कि भाई दिखाओ कहां पर हमारी फसलें। आखिर में करना पड़ा। अब एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि राजस्थान सरकार के 2 साल 1 महीना हो चुका है, बड़ी बड़ी समस्या बताओ हिंडोली की जो हल होनी चाहिए। मैं ही करूंगा वो, इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद ही नहीं है। क्या किसको बताएं? इनसे तो खुद की समस्याएं हल हो जाए वो बहुत है। इनकी मानसिकता नहीं समस्या हल करने की, इनकी तो मानसिकता ये है कि देश के लोगों को मूर्ख बनाते रहो, मुद्दों से उनका ध्यान भटकाते रहो, और जितना भी देश की संपत्ति वो अपने अदानी अंबानी जैसे मित्रों को देते रहो, और दुनिया घूमते रहो।
इनकी ये मानसिकता है, इनसे हमें उम्मीद नहीं है। हमारा टाइम आ रहा है, 2-2.5 साल में चुनाव होंगे, मजबूती से लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा और छोटी मोटी समस्याएं जो 20-30% रह गई हैं वो हम समाधान करा लेंगे, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। एक अंतिम सवाल है, अभी आप भी भाषण में कह रहे थे कि पंचायत चुनाव में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अध्यक्ष जी से आपने निवेदन भी किया, जो दो मुंह की बात करने वाले हैं उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, जो वास्तव में समर्पित कार्यकर्ता हैं उसको टिकट मिलना चाहिए। आपने कहा कि यदि मैं भी पैरवी करता हूं तो हमारी भी खिंचाई करिए यदि गलत की टिकट की हम पैरवी करते हैं। नहीं, आपने देखिए, बेबाकी से रखा। देखिए मैंने ये कहा कि कई लोग टिकट पर चुनाव जीत जाते हैं, प्रधान प्रमुख चेयरमैन का जब चुनाव आता है तो 2-4 पार्षद या मेंबर इधर उधर भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को टिकट देने वालों की अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। अगर मैं किसी ऐसी व्यक्ति की या कोई और, चाहे मैं एमएलए हूं, चाहे मैं जिलाध्यक्ष हूं, चाहे मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूं, यदि मैंने ऐसे व्यक्ति की सिफारिश करी है जो टिकट पर चुनाव जीत के और प्रधान प्रमुख के वोटिंग के समय में भाग गया और दूसरी विचारधारा को जिता दिया, तो वो आदमी को तो आप निष्कासित करते हो, पर जिन्होंने पैरवी करी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ताकि आने वाले समय में ईमानदार कार्यकर्ता आगे बढ़े, ईमानदार लोग आगे बढ़े, ईमानदारी का बोलबाला हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सवालों का जवाब अशोक चांदना जी ने सही ढंग से दिया है और सरकार के 2 साल के कामकाज की इन्होंने समीक्षा करी है कि सरकार ने रति भर का ज्यादा कुछ काम नहीं किया, सरकार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। एसआईआर वाले मुद्दे पर भी खुल के बोले। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर आई और बची है, इन्होंने निरंतर ये कहा है कि अरावली पर्वतमाला को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने उद्योगपतियों को रेल, ट्रेन, तमाम चीजें, पोर्ट वोर्ट सब सौंप दिया है, टेलीकॉम इंडस्ट्री सौंप दी है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। और इन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से एसआईआर के माध्यम से डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है वो कमजोर नहीं होने देंगे। कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है और ये हरगिज नहीं होने देंगे। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, एनबीएन टीवी, जयपुर।